everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 61 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट थे वो हमारे चैप्टर 3 पॉलिटी से कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं. वाई डू रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नीड टू होल्ड इलेक्शन. हमने ये देखा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है उसमें इलेक्शन क्यों ज़रूरी है. बट द क्वेश्चन इज़ कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें भी इलेक्शन क्यों चाहिए होते हैं, क्यों वो लोग भी इलेक्शन करते हैं. ठीक है, समझ आ गई बात. सो रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफन होल्ड इलेक्शन फॉर सेवरल स्ट्रैटेजिक रीजन इवन दो दिस इलेक्शंस आर टिपिकली नॉट फ्री एंड फेयर. देखो, इलेक्शंस ये लोग भी करते हैं, हालांकि इनके इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होते जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया के हैं. अब कुछ रीजंस है. पहला रीज़न है लेजिटिमेसी. देखो, लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि होल्डिंग इलेक्शंस अलाउ रूलर्स टू क्रिएट अ फेसेड ऑफ पॉपुलर सपोर्ट. देखो, अगर इलेक्शन होते हैं ना कहीं जो रूलर्स होते हैं उनको, रूलर्स जो होते हैं जो इलेक्ट खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में, ठीक है, उनको एक पॉपुलर सपोर्ट मिलता है. ठीक है, एक ऐसा एक आप कह सकते हैं एरेना क्रिएट करता है कि उनको पॉपुलर सपोर्ट मिले. बाय स्टैगिंग इलेक्शंस दे कैन क्लेम टू हैव अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली इवन इफ द आउटकम इज़ प्री डिटरमाइंड और मैनिपुलेटेड. चाहे पहले से पता हो कि ये बंदा ही जीतेगा, फिर भी इलेक्शन में खड़े होने से एक इलेक्शन अगर होते हैं तो एक फैसेट क्रिएट होता है कि यार पॉपुलर सपोर्ट मिलने का, कि ना लोग उनको जानते हैं और ज़्यादा जानने लगते हैं. तो कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट लेना और ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी बन जाता है. एक लेजिटिमेसी तरीके से कि यार देखो लोग हमारे फ़ैन हैं इसलिए हमको वोट दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन पहले से ही क्यों ना उनका आउटकम मैनिपुलेटेड हो कि पता ही यही जीतेगा, बट फिर भी दिखाने के लिए ऐसा करा जाता है. ठीक है. कंट्रोल एंड सर्विलेंस. देखो, इलेक्शंस कैन हेल्प अथॉरिटेरियन रिजाइम्स आइडेंटिफाई अपोजिशन ग्रुप्स. अगर इलेक्शंस होते तो कहीं ना कहीं ये पता लगाने में ईजी है कि कौन कौन से अपोजिशन ग्रुप है, कौन कौन से पोटेंशियल थ्रेट है. पीपल हु वोट अगेंस्ट द रिजाइम, जो लोग मतलब डोंट पार्टिसिपेट कैन बी ट्रैक्ड एंड एरियाज विद लोअर वोटर टर्नआउट कैन बी टारगेटेड फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल. देखो, अगर इलेक्शंस होंगे तो ये पता लग जाएगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन को वोटिंग दे रहे हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में. ये पता लगने का एक तरीका मिल जाएगा कि यार ये लोग हैं जो वोट नहीं देते, ये लोग हैं जो अपोजिशन को वोट दे रहे हैं, और फिर उसको टारगेट करके स्ट्रिक्टर कंट्रोल करा जा सकता है कि आपको इलेक्शन में वोट देने हैं वगैरह वगैरह करके. कंट्रोल और सर्विलेंस के लिए ज़रूरी है. डिवाइड एंड को-ऑप्ट ऑपोजिशन. देखो, अगर हम लिमिटेड पार्टिसिपेशन अलाउ कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी का, तो रूलर्स क्या कर सकते हैं, अपोजिशन को डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी को अलाउ तो किया बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन है उनकी तरफ से, ठीक है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन कर दे, तो रूलर्स का काम क्या हो सकता है कि वो ऑपोजिशन को डिवाइड करे. किस तरीके से? बाय गिविंग स्पेस टू रॉयल अपोजिशन पार्टीज दैट डोंट पोज अ रियल थ्रेट. देखो, अगर पता लग जाए अपोजिशन पार्टी कौन सी, मतलब अगर ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि एक लीडिंग पार्टी जो चाहती है जीतना, जो रूल करना चाहती है, उसके लिए थ्रेट है ना, तो ये पता लगा ले कि यार ऑपोजिशन पार्टी को उनका जो पार्टिसिपेशन है कम करने की कोशिश कर दे किसी भी तरीके से. जैसे कि एक हमने ऑपोजिशन को डिवाइड कर दिया कि उनको एक लॉयल ऑपोजिशन पार्टी के नाम से बना दिया कि भाई ये हमारे ऊपर थ्रेट नहीं देगा कि आप तो लॉयल हो वगैरह वगैरह, ऐसे करके तरीके की चीज़ें कर दी गई. डिवीजन कर दिया ऑपोजिशन का. Co-opt elites and influential group by offering them minor roles within the system and reducing the chances of rebellion. ठीक है, को-ऑपोजिशन पार्टी जो इलाइट्स लोग इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उन सबको बुला के उनको कुछ माइनर रोल्स दे देना सिस्टम के अंदर, जिससे कि रेबिलियन के चांसेस कम हो जाए. ठीक है, तो एक टैक्टिक्स हैं ये सारे के सारे. इंटरनेशनल इमेज के लिए इलेक्शंस होना जरूरी है. इलेक्शंस हेल्प प्रोजेक्ट डेमोक्रेटिक इमेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. दिस कैन बी यूजफुल फॉर सिक्योरिंग फॉरेन एड और ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक दिखाने की हम थोड़ा कोशिश करें, इमेज दिखाने की कोशिश करें. इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नेंस स्टाइल रिड्यूस करें. ठीक है, एलाइड कंपटीशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. विदाउट अथॉरिटेरियन सिस्टम, बिना अथॉरिटेरियन सिस्टम के, जहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम ना हो, इलेक्शन हेल्प करेगा मैनेज करने में क्या, इंटरनल पावर स्ट्रगल अमंग एलाइट्स, अमंग फैक्शंस विद इन द रूलिंग पार्टी. ठीक है, अगर जो फ्रैक्शंस बन रहे हैं अलाउ कर रहे हैं, अगर हम फ्रैक्शंस और रूलिंग पार्टी के अंदर या एलाइड ग्रुप के अंदर, टू कम्पीट इन कंट्रोल इलेक्शंस हेल्प स्टेबलाइज द रिजाइम विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द अथॉरिटी. देखो, अगर अथॉरिटेरियन सिस्टम विद इन अथॉरिटेरियन सिस्टम, अगर अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर, ठीक है, अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि इलेक्शन कहीं ना कहीं अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल पावर स्ट्रगल्स है इलाइट्स के बीच में, जो बड़े बड़े रिच लोगों के बीच में, वो मैनेज करना आसान हो जाता है. ठीक है, इवन कुछ हम लोग फ्रेगमेंटेशन अलाउ कर दें, ठीक है, फैक्शंस अलाउ कर दें,
रूलिंग पार्टी या एलाइड ग्रुप्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है एक इलेक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन आ जाती है कि अथॉरिटी को डिस्टेबलाइज भी नहीं किया और स्टेबलाइजेशन अचीव हो गया। सिम्बॉलिक पार्टिसिपेशन, कि इवन व्हेन इलेक्शंस आर रिग्ड, हमें पता है इलेक्शंस रिग्ड किए जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, कुछ माल प्रैक्टिसेस करी जाती है, तब भी सिटीजन्स को अलाउ करना कि भाई आप फ्री हो पार्टिसिपेट करने में, गवर्नेंस में, ऐसा उनको फील कराना, ठीक है। विच कैन हेल्प रिड्यूस डिसेंट बाय ऑफरिंग एन इल्यूजन ऑफ चॉइस एंड इन्वॉल्वमेंट, और फिर एक इल्यूजन क्रिएट कर देना कि यार आप लोगों के वोट देने के बाद भी ये पार्टीज दी है, ये तो एक इल्यूजन क्रिएट कर देना कि आपको चॉइस दी जा रही है, ठीक है। टेस्टिंग पॉपुलर सपोर्ट, देखो इलेक्शंस कैन रिवील जेन्युइन लेवल्स ऑफ सपोर्ट इन डिफरेंट रीजन्स। इलेक्शंस जो है कहीं ना कहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने अलग अलग लेवल ऑफ सपोर्ट अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा कि रूलर अपनी पॉलिसीज़ में एडजस्ट करे, उस हिसाब से पॉलिसीज़ लेके आए, और कहीं ना कहीं रेप्रेशन भी इंक्रीज़ करे जहाँ पे उनको लग रहा हो। भाई जैसे ही लग रहा हो कि यार ठीक है ये लोगों को ये पसंद है या लोग ये पार्टी जीत रही है, तो कोई रीज़न होगा ना, तो उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना, उस हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाना, ठीक है। जैसे कि कंट्रीज़ लाइक रशिया और बेलारूस होल्ड इलेक्शंस नॉट टू अलाउ जेन्युइन कंपटीशन, जो कंट्री जो रशिया और बेलारूस है ये इलेक्शंस करते हैं, बट ये इलेक्शंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई जेन्युइनली इलेक्शन करने डेमोक्रेटिक हो या सब, बल्कि इसलिए कि कंट्रोल करने के लिए, लेजिटिमेसी को गेन करने के लिए और डिसेंट को सप्रेस करने में, कम करने की कोशिश करना, वाइल प्रोजेक्टिंग एंड डेमोक्रेटिक इमेज इंटरनेशनली ये दिखाना कि हाँ हम लोग भी डेमोक्रेटिक है, ठीक है। व्हाट आर द मेरिट्स टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, हम लोगों ने बुक में पढ़े थे कि क्या डीमेरिट्स है पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से। अगर हम बात करें मेरिट्स क्या है, कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन है तो देखो पॉलिटिकल कंपटीशन के एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, विच ऑफर सेवरल मेरिट्स, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ठीक है। व्हेन मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कम्पीट फॉर पावर, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट पावर के लिए कम्पीट करेंगे, ठीक है, दोनों मतलब बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह कम्पीट करेगी पावर को लेके, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगा उनके एक्शंस को कि वो क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ रूलिंग पार्टी फेल्स टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस इट रिस्क लूजिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, अगर कोई भी रूलिंग पार्टी अपने प्रोमिसेस पे नहीं पूरा होती है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन छोड़ना हो सकता है कि अगले इलेक्शन वो ना जीते, तो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी के, चाहे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स बेसिस, जेंडर के बेसिस पे हो, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक वाइडर रेंज ऑफ वॉइसेस हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, ठीक है। इनोवेशन और बेटर पॉलिसीज़ इंकरेज करने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो, कंपीटिंग पार्टीज़ जो होंगी वो भी कुछ बेटर पॉलिसीज़ और सोल्यूशन लाएगी वोटर्स को लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन आती है, कहीं ना कहीं इफेक्टिव पॉलिसीज़ की तरफ हम लोग जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी पॉलिसीज़ लेके आता है, ठीक है। चेक्स ऑन अब्यूज़ ऑफ पावर, देखो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूँ, एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है तो अपोजिशन पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है ये चेक करने के लिए कि जो रूलिंग पार्टी है कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं कर रही। देखो अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करने की कोशिश करेगी ना तो अपोजिशन पार्टी साइड में खड़े होकर बोल देगी यार ये पार्टी तो गलत कर रही है, किसके लिए जिता दिया है ना, आप ऐसे ही तो होता है, अपोजिशन पार्टी भी उतनी ज़रूरी है, तो ये चेक करने के लिए कि मिसयूज़ ना किया जा रहा है बाई रूलिंग पार्टी थ्रू डिबेट्स, क्रिटिसिज्म एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, ठीक है। सिटीज़न की एम्पावरमेंट के लिए भी ज़रूरी है, सिटीज़न के पास पावर है कि वही अपने लीडर्स चूज़ करे, अगर तो एक दो पार्टी होगी तो डिसीजन ही नहीं ले सकते, तो मल्टीपल पार्टीज पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी बन जाता है। रेगुलर इलेक्शंस गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल और अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस रीइंफोर्सिंग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, कि अगर रेगुलरली इलेक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिटीज़न को भी कि किसको अप्रूव करे इलेक्शंस में, किसको सरकार बनानी है, किसको नहीं बनानी। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए भी ज़रूरी है, देखो पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं पावर की ट्रांजिशन होगी विच हैपन पीसफुली थ्रू इलेक्शंस रादर देन, देखो इलेक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं लोग भी खुश होंगे क्योंकि लोगों को पता है यार मुझे ये लीडर पसंद है, हम इसको वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं पीसफुल ट्रांजिशन की तरफ हम लोग आएंगे रादर देन वायलेंस पे, जो वायलेंस की जगह हम लोग कहाँ आएंगे, पीस की तरफ आएंगे, ठीक है। प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इंक्रीजेज पॉलिटिकल अवेयरनेस, देखो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग पॉलिटिकल कंपटीशन रखें, ठीक है। सो ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेट द पब्लिक अबाउट डिफरेंट इशूज, पॉलिसीज एंड सोल्यूशंस, दिस इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट अमंग सिटीजन्स। इट रिड्यूसेस करप्शन रिड्यूस करने का मतलब यही है कि भाई अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो करप्शन रिड्यूस किया जाएगा। देखो द फियर ऑफ लूजिंग इलेक्शन इनकरेज, अगर भाई पता है रूलिंग पार्टी को वो इलेक्शन हार सकता है अगर उसने कुछ भी गलत किया, कुछ भी पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन उसके हारने के चांसेस बन जाएंगे, तो फिर वो भी लोग भी कम करप्शन करेंगे और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे गवर्नेंस में।
इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। अकाउंटेबल गवर्नमेंट विद कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम आर मोर लाइकली टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज दैट फॉस्टर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो पता है आपको क्या होती है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम, लीगली अगर हम बात करें लीगल सिस्टम की इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। एज एवरी पार्टी एंड सिटीजन एक्सपेक्ट फेयर ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। जैसे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन है बिटवीन बीजेपी एंड INC हैज़ लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टीज होती हैं, जितना कॉम्पिटिशन पार्टीज के बीच में होगा, हर पार्टी सोचेगी मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँ, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स वगैरह की तरफ आएगी, लोग सोचेंगे कैसे लाएँ लीडर्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ें आने की संभावना हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट टेक प्लेस एवरी ईयर। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया था कि आप देख रहे हैं कि बुक में लिखा था ना हर 5 साल में लिस्ट अपडेट होती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हर 5 साल में होगी, बीच में जो 5 साल में जो लोग बढ़ रहे हैं, जिनका बर्थ हो रहा है या 18+ हो रहे हैं या डेथ हो रही है, तो वो लिस्ट कैसे अपडेट होती है। ठीक है। सो इन इंडिया वेल द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वोटर्स लिस्ट इलेक्टोरल रोल टिपिकली हैपन्स। देखो अगर मैं बात करूँ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो हर साल होती है। ठीक है। द लिस्ट कैन ऑल्सो भी अपडेटेड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज कंटिन्यूस अपडेटिंग और सप्लीमेंट्री रिवीजन। तो पूरे साल चलती है। ठीक है। तो कंटिन्यूस अपडेटिंग जिसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रिवीजन आप भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे अपडेट किए जाते हैं, कंटिन्यूस अपडेशन प्रोसेस है। एलिजिबल सिटीजन को अप्लाई करना पड़ता है कोई भी चेंजेस और एडिशन अगर आ रहे हैं इलेक्टोरल रोल में उस पूरे साल में कभी भी। ठीक है। इलेक्शन से पहले बताना होता है कि हम लोग भी एलिजिबल है या वगैरह वगैरह। अपडेट्स में जैसे नए वोटर्स जो आ गए, जो 18 साल के हो गए, डिटेल्स वगैरह अगर कोई करेक्ट करनी है, नाम एड्रेसेस वगैरह कोई गलत है, पर्सनल डिटेल्स गलत है तो वो करेक्ट करवा लो। एड्रेस में कोई चेंज आया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे में आया हो तो उसको अपडेट करा लो। नेम डिलीट हुआ, कोई अगर डेथ हो गई है किसी की परमानेंटली, उसका नाम रिमूव करना भी, तो ये भी एक कंटिन्यूशन अपडेशन प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता है। फॉर्म यूज़ फॉर अपडेट, कुछ फॉर्म्स वगैरह निकाले जाते हैं उसके लिए जिसमें अपडेट होते हैं एक। अब ये हमारे इतने काम का नहीं है, बस मैंने दे दिया अगर किसी को डिटेल जाननी हो तो, कि जैसे फॉर्म 6 होता है नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, ये इनके लिए NRI वोटर्स के लिए होता है। फिर आपका ये इस तरीके से वोटर के फॉर्म चलते हैं। देन इसके बाद वेरिफिकेशन होती है बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है। एक एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं BLO, जो वेरीफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। कैसे वेरीफाई करते हैं, एप्लीकेंट के रेजिडेंस पे जाके चेक करते हैं कि हाँ ये लोग इतने ही लोग हैं या नहीं है। ठीक है। तो वेरिफिकेशन से इंश्योर हो जाता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द एप्लीकेशन और फ्रॉड एंट्रीज भी बच जाती हैं। ठीक है। फिर एक स्पेशल समरी रिवीजन आता है इन एडिशन टू कंटिन्यूस अपडेशन। देखो कंटिन्यूस अपडेशन होने के साथ साथ एक स्पेशल समरी रिवीजन आती है जो एनुअली हो जाती है, जैसे January 1 एज द क्वालिफाइंग डेट। ठीक है। अब SSR में यही होता है, वोटर सबमिट कर सकते हैं कोई भी क्लेम और ऑब्जेक्शन, कोई भी इंक्लूड करना हो, किसी को डिलीट करना हो या किसी करेक्शन करनी हो तो। ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर्स या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है, कई बार वोटर्स लिस्ट अपडेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स या फिर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से। ऑनलाइन अपडेट भी की जा सकती है थ्रू दी पोर्टल जो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है। और दी वोटर हेल्पलाइन ऐप विदाउट फिजिकली विजिटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफिस। ऑनलाइन भी एक पोर्टल है, क्या है, NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है। अगर कोई दिल्ली से मुंबई चला गया तो उनको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म 6 वगैरह, ये वही चीज़ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू गिव अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हमने देखा था कि उनको एसेट्स और लाइबिलिटी बतानी होती है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो क्यों एसेट्स और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करवानी पड़ती है। देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है, ये डिक्लेयर करना कि कितना एसेट्स कितनी लाइबिलिटी है, ये इंश्योर करेगा कि वोटर्स को एक इन्फॉर्मेशन दिलाता है कि यार जो हमारा कैंडिडेट है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। इट अलाउ वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। फिर इन जो हम सिटीजन्स हैं वो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कैंडिडेट की वेल्थ भी तो पता होनी चाहिए कि क्या उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है देश को चलाने के लिए, ये सब तरीके के लिए। ठीक है। प्रिवेंट्स करप्शन एंड ब्लैक मनी यूज़, इसलिए भी ज़रूरी है कि पता होना चाहिए इनके पास इतने एसेट्स इतनी लाइबिलिटी है, तो करप्शन वगैरह ना हो रही हो इस सेंस में। अगर रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है एसेट्स की, हेल्प डिटेक्ट एनी सडन और अनएक्सप्लेन इंक्रीज इन वेल्थ ड्यूरिंग और आफ्टर द कैंडिडेट्स टर्म इन ऑफिस। एक रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है अगर एसेट्स की, जब हम एसेट्स को पता लग रहा है कि भाई इतने एसेट्स इतने हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि कोई भी एकदम से एसेट ना बढ़े, कोई भी एकदम से चेंज ना आए एसेट्स में, कोई भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब तक कैंडिडेट इलेक्ट हो रखा है। ब्लैक मनी का यूज़ भी कम हो जाता है, इलीगल फंड्स का यूज़ भी उस टाइम पे डिस्करेज कर देता है इस तरीके से, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की चीज़ें इससे बच जाती है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक डिक्लेयरिंग एसेट्स इंश्योर दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन अकाउंटेबल फॉर देयर वेल्थ।
ठीक है, अकाउंटेबल रहे, इसके लिए ज़रूरी है। अगर डिसप्रपोर्शनेट एकदम से कोई वेल्थ इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी क्वेश्चन कर सकती है, और इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इलेक्शन कमीशन भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे इतना पैसा आया या कैसे इतनी वेल्थ एकदम से बढ़ गई, ठीक है, लोगों का पैसा तो नहीं खा रहे इस सेंस में। फेयरनेस प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी तरीके का ऐसा ना हो कि एसेट एकदम से बता दे ज़्यादा या कुछ, तो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ज़रूरी है। वेल्दी कैंडिडेट्स को है, इससे क्या होता है, वेल्दी कैंडिडेट को प्रिवेंट किया जाता है, कोई भी अनफेयर एडवांटेज वो ना करे। प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो एक क्लियर डिक्लेरेशन अगर होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी का, तो कहीं ना कहीं जो भी आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता लगाने का, एक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इट इंश्योर्स दैट लॉ मेकर्स डू नॉट यूज़ देयर पोजीशंस टू फेवर देयर बिजनेस और इंक्रीज दी पर्सनल वेल्थ, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी ज़रूरी है, समझ आ गई बात, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है कि इंडिया में हमारा जो एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें 33 एक सेक्शन है जिसमें ये कहता है कि हर एक कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करनी है, डिक्लेयर करना है अपने एसेट्स, लायबिलिटी और फाइनेंशियल डिटेल्स अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स का, ठीक है। जो नहीं करता कहीं ना कहीं उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल हो सकता है। अगर इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सडनली बिकम सिग्निफिकेंटली वेल्दी ड्यूरिंग देयर टर्म विदाउट द क्लियर सोर्स ऑफ इनकम, उनके जो प्रीवियसली डिक्लेयर एसेट्स प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट अ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस और करप्शन। इससे पता लग जाएगा ना कि भाई इतनी इनकम थी, अब इलेक्शन में ये लोग जीत गए हैं, तो एकदम से तो नहीं बढ़ेगी कोई भी इनकम, ऐसे तो मतलब पक्का करप्शन या ब्लैक मनी होगा, तो इसके लिए ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। क्या इंडिया में इलेक्शंस या कोई भी कंट्री में इलेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं? हाँ, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। देखो इलेक्शन के लिए इतने सारे खर्चे किए जाते हैं, बैलेट प्रिंट करना, वोटर ID कार्ड, इलेक्टोरल रोल, पोलिंग बूथ बनाना, EVM मशीन्स लेके आना, स्टाफ हायर करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना स्पेशली सेंसिटिव एरिया में, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हर इलेक्शन साइकिल्स में खर्च किए जाते हैं। सिक्योरिटी एक्सपेंस भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, ठीक है। वायलेंस वगैरह ना हो, रिगिंग ना हो, वोट्स मतलब प्रीवेसी के लिए कि वोट्स वगैरह बिके हुए ना हो, कोई गलत तरीके से वोट्स ना दे दे, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए सिक्योरिटी एक्सपेंस करने पड़ते हैं, और स्पेशली उन रीजन्स में बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं बाई इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल अनरेस्ट पे। कैंपेन एक्सपेंडिचर करना, हर एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो लोग को बहुत खर्चा करना पड़ता है। पैम्पलेट वगैरह आप देखते हैं ना, गाड़ी वगैरह में गाने चला के, तो कहीं ना कहीं रैलीज़ वगैरह में, एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। ट्रैवल वगैरह में भी पार्टीज़ को कई बार डिजिटल कैंपेन, TV एड, सोशल मीडिया प्रमोशन करते हैं। वोट बाइंग प्रैक्टिसेस भी, जिसमें गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ हिडन कॉस्ट जो इलीगली नहीं बता रहे बट कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चा होता ही होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इकोनॉमी में, देखो लार्ज स्केल इलेक्शंस कैन डिस्टर्ब, अगर बहुत लंबे बड़े लेवल पे इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है। जैसे कि जब पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर हो जाएगी, मान लो उस दिन पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर कर रखी है, तो पब्लिक हॉलीडे अगर होगी तो कहीं ना कहीं सब मार्केट बंद होंगी, तो इकोनॉमी को भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उस दिन की तो सर्कुलेशन हो ही नहीं रही इकोनॉमी में। स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह सब बंद होंगे इलेक्शन के टाइम। इन्वायरमेंटल कॉस्ट कैसे, इतनी सारी रैली, पोस्टर, बैनर्स कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है। अब क्यों हाई स्पेंडिंग माइट भी जस्टिफाई, क्यों भाई हाई स्पेंडिंग अगर हो भी रही है तो भी वो जस्टिफाइड कैसे है? क्योंकि फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर वेल फंडेड इलेक्शन सिस्टम होगा तो कोई भी फ्रॉड, कोई भी रिगिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस करने के लिए ज़रूरी है कि सबको बताया जाए, एजुकेट किया जाए कि देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हुई है, ये पॉलिसी ये करना चाहती है, ये पार्टी ये करना चाहती है, पता ही नहीं लगेगा ना पब्लिक को। तो इसके लिए पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए भी ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इलेक्शन में तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वायलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कंसर्न देखिए अगर हम कि 2019 जनरल इलेक्शन इंडिया में जो हुए थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए थे, अराउंड ₹60,000 करोड़ रुपीज़ खर्च हुए थे, ठीक है। और इवन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग वॉज अनअकाउंटेड फॉर और हिडन लीडिंग टू कंसर्न अबाउट द ब्लैक मनी और करप्शन वाली, ठीक है। तो वही है कि इलेक्शन में बहुत पैसा करते हैं, 60 हज़ार करोड़ लग जाते हैं। अब कैसे इलेक्शन की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, गवर्नमेंट फंड कर सकते हैं इलेक्शन, जिससे कि प्राइवेट मनी लोगों का कम खर्च होए, पार्टीज़ का। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना इलेक्शन एक्सपेंसेस की, भाई इन्फोर्सिंग स्पेंडिंग लिमिट्स, एक लिमिट लगा दी, इससे ज़्यादा कोई पार्टी पर्टिकुलर खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है। प्रमोशंस के लिए एक स्क्रूटिनी लगा देना फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, डिजिटल कैंपेन्स करवाना, ऑनलाइन कैंपेन, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, ठीक है, रादर देन ऑफलाइन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, भाई स्टेट और नेशनल इलेक्शन साथ में कर दो, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और लॉजिस्टिकल कॉस्ट बचे, जो कि अब आपको पता है लेके भी आ गए वन नेशन वन इलेक्शन जैसा। सो वाइल इलेक्शंस आर अनडाउटली एक्सपेंसिव, दे आर बिकमिंग नेसेसरी इन्वेस्टमेंट फॉर मेंटेनिंग अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे है, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल। देखो बहुत चांसेस है पॉलिटिकल पार्टी कई बार इलेक्शन इसलिए भी जीता थी क्योंकि माल प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस विक्ट्री दिलाता है? देखो वोटर इंटिमिडेशन, वोटर्स के आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक ही इंसान से मल्टीपल वोट दिला दिए,
इस तरीके की चीज़ें की जाती है, थ्रेटन करके या किसी को फोर्सफुली बोल दे कि हमको ही वोट देना। तो एक तरीके से इस इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की जा रही है और विक्ट्री हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे उन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वोट को ख़रीदा जाता है, कैसे, पैसा दे के, गिफ्ट दे के, लिकर दे के, ठीक है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में। बूथ कैप्चरिंग कैसे, फिजिकली टेकिंग ओवर अ पोलिंग स्टेशन टू कास्ट फ्रॉडलेंट वोट। बूथ कैप्चरिंग कैसे कि भाई फिजिकली वोट पोलिंग स्टेशन को ले गए, फ्रॉड वोट्स वगैरह दिला दिए, ठीक है। आजकल तो इंडिया में वैसे ये रेयर है क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। पहले तो बूथ उठा के लेके जाते थे, वोट्स करा देते थे ज़बरदस्ती। सिक्योरिटी अब स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मैनिपुलेट करना वोटर्स की लिस्ट को, ठीक है, जैसे फेक नेम्स डाल देना या जो डिसीज इंडिविजुअल उनका भी नाम डाल देना, ठीक है। गैरीमेंटरिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, गैरीमेंटरिंग भी बहुत की जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो बाउंड्रीज़ है उसको मैनिपुलेट कर देना। रीड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जैसे कि स्टेट रिसोर्स, व्हीकल, मीडिया स्टाफ वगैरह यूज़ करना, ठीक है, कैंपेन में रूलिंग पार्टी के द्वारा। मीडिया को मैनिपुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन करना कि भाई मीडिया नैरेटिव्स को कंट्रोल करना या फेक न्यूज़ फैला देना किसी और पार्टी को लेके, ऐसी तरीके की चीज़ें। या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टैम्परिंग और हैकिंग, की मशीन को ही हैक कर लिया। हालांकि ये चीज़ें होती नहीं है इतनी, बट स्टिल करी जा सकती है, होती है, ठीक है। अब क्यों सेफ गार्ड एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस हो रही है उसके अगेंस्ट क्यों सेफ गार्ड दिए जाते हैं? देखो, इलेक्शन कमीशन ओवरसाइट है, इंडिपेंडेंट बॉडीज आपको पता है ECI, तो कहीं ना कहीं वो मॉनिटर करने की कोशिश करता है। स्ट्रिक्ट इलेक्शन लॉज ले आए हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी बहुत हैं और जस्टिस रेमेडीज़ भी है, जुडिशियल रेमेडीज़ भी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, जिम्बाब्वे में हुआ था, वाइड स्प्रेड रिपोर्टर्स ऑफ वोटर इंटिमिडेशन, वायलेंस वगैरह हुई थी काफ़ी, ठीक है। रशिया में भी ऐसा देखने को मिला है। इंडिया में भी 1990 से पहले रिगिंग वगैरह हुई थी वोट की, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन द गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? देखो, थियरी में अगर हम बात करें तो ECI कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, जो हमने बुक में पढ़ा भी था। बट प्रैक्टिस में इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें, ECI जो है स्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिविंग इट दी अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन। कि भाई ECI के बाद अथॉरिटी दी गई थी कि जो भी इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें पावर आपको दी जाती है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारे इलेक्शन कमीशन होते हैं जिनका फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का, या फिर 65 ईयर्स तक वो नहीं होते। जो चीज़ पहले हो जाती है उसमें रिटायर हो जाता है। दे कैन ओनली भी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, रिमूव किया जा सकता है उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मिसबिहेव करा उन्होंने या इनकेपेसिटी, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ECI का जो एक्सपेंस होता है कहीं ना कहीं वो चार्ज किया जाता है डायरेक्टली टू CFI, ठीक है। CFI जो फंड बनाया जाता है ना इंडिया में, ठीक है, तो ECI जो खर्चा करता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से डायरेक्टली कर लेता है। इट डज नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या कितनी पावर है इलेक्शंस में ECI के पास? कहीं ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ऑफिशियल को सबमिट भी कर, सस्पेंड भी कर सकता है, रीपोलिंग भी करा सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये कल भी। अब बात ये इन्फ्लुएंस और प्रेशर की। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है CEC को और अदर कमिश्नर को, तो वो किसके रिकमेंडेशन पे बेस कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर या अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम अलाउ कर रहा है रूलिंग पार्टी को कि वो इन्फ्लुएंस करे अपॉइंटमेंट, जो कहीं ना कहीं कमीशन की न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। देखो, एलिगेशन ऑफ बायस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्यूज़ किया कि ECI कहीं ना कहीं फेवर करता है रूलिंग पार्टी को, ठीक है, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट की कंसर्न ये है कि व्हेन फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड टू द गवर्नमेंट पोजीशन आफ्टर रिटायरमेंट, दे विच में इंडिकेट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, कि जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट पोजीशन जो होते हैं उनके, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर कमिश्नर बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस मिल ही रहा है ना, फेवरेटिज्म हो ही रहा है कि जो गवर्नमेंट पोजीशन में जो लोग थे जब वो रिटायर हो गए उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। प्रेशर टैक्टिक्स, रूलिंग पार्टी जो है विद कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोड इनडायरेक्टली प्रेशराइज द ECI, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक चैनल के थ्रू। तो ये सब तरीके की चीज़ें हैं। अब क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं इंडिपेंडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 2023 रूलिंग में सजेस्ट किया कि फॉर्मेशन एक कॉलेजियम लाइक सिस्टम होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे जज के लिए होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। समझ आ गई बात? सो कंक्लूजन में यही है, while the Election Commission of India has strong constitutional safeguard meant to ensure its independence, the method of appointments and occasional allegations of bias raise concerns about indirect influence from the government or the ruling party. So reforms such as independent appointment process could help further secure the ECI autonomy and reinforce public trust in India's electoral system. समझ आ गई?
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द इलेक्शन कमीशन हैव सो मच पावर, क्यों इतनी ज़्यादा पावर है, क्या वो डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखो ECI को बहुत सारी सिग्निफिकेंट पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर हम कहें कि ECI नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती है। ECI के पास क्यों इतनी पावर है? फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए दी गई है, ठीक है, कि बूथ कैप्चरिंग, वोटर इंटिमिडेशन, वोट बाइंग ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए। टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, की कोई गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज़ ना करे, अनफेयर एडवांटेज के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करे। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कंट्रोल किए जाएंगे इलेक्शंस के शेड्यूल्स, वोटर लिस्ट वगैरह होगी, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल, तो कहीं ना कहीं ECI एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करेगा। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को हैंडल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ECI को अथॉरिटी दी गई है, रीपोल भी कराए, अगर उनको लग रहा है फ्रॉड हो रहे हैं या ट्रांसफर बायस ऑफिसर्स हो रहे हैं तो वो रीपोल भी कर सकते हैं। वोटर्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ECI ये इंश्योर करता है कि हर एक एलिजिबल वोटर के पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो फ्री वोट कर सके बिना किसी प्रेशर के और डिटर्मिनेशन के लिए। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? येस, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है, इलेक्टोरल करप्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा जाता है और पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ता है। बट इतनी ज़्यादा पावर देने से कहीं ना कहीं ये डर होता है कि मिसयूज़ ना करे पावर। ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होती है अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर रहा है बट किसके कहने पे कर रहा है, तो बायसनेस हो सकती है। और कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ECI इंडिपेंडेंट है, उसके एक्शन वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है ना। सो बैलेंस, नीड फॉर रिफॉर्म्स, कि भाई अपॉइंटमेंट प्रोसेस में थोड़ा रिफॉर्म आना चाहिए, कॉलेजियस सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए और लीगल प्रोविजंस लेके आने चाहिए। So the extensive power of the Election Commission of India are essentially preserving the integrity of democracy by ensuring elections are conducted fairly and without biasness. ठीक है, while these powers are mostly good for democracy, ensuring the ECI's independence and transparency through reforms would take India's electoral system even stronger and more resilient. समझ आ गई बात? ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, 8 क्वेश्चंस डिस्कस। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ, मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।